तो चलिए मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा कंटिन्यू करते हैं। आज वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक नया थीम, एक नया टाइप का वैरायटी स्टार्ट होगा। आपको याद हो तो अपन इसमें 3 वैरायटी क्वेश्चन देखे थे। सबसे पहले मोल कैलकुलेशन बेस्ड, जो सिंपल से मोल क्या होता है उसके अलग अलग फॉर्मूले थे, एक दूसरे को कन्वर्ट करने से मोलर मास की हेल्प से गिवन मास निकालना, गिवन मास की हेल्प से मोलर मास कैलकुलेट करना, ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। या फिर गिवन वॉल्यूम से मोल कैलकुलेट करना या मोल से वॉल्यूम कैलकुलेट करना, मोलर वॉल्यूम या पर्टिकुलर गैस का वॉल्यूम। या फिर अपन लोगों ने नंबर ऑफ़ पार्टिकल पे काम किया था, मोल से नंबर ऑफ़ पार्टिकल या नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मोल, मोल से मास या नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मास। ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशन की थी। वहाँ पर बहुत सारी कैलकुलेशन अपन लोगों ने की थी, लेकिन वहाँ पर जो इतनी अपन ने कैलकुलेशन की थी, जो इतनी वैरायटी अपन लोगों ने पढ़ी, वो सारी मोल कैलकुलेशन थी। लेकिन इसके अलावा जो मोल कैलकुलेशन सीखी थी उसका कुछ तो पर्पज़ रहा होगा। जो मोल कैलकुलेशन मैंने सिखाई या आपने सीखी उसका कुछ तो पर्पज़ है। क्यों सीखी, क्यों सिखाई गई भाई, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी जो इसको सीखना पड़ा। एक्चुअली जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था, मैंने कहा था कि जो कैलकुलेशन है, हर फील्ड की अपनी एक कैलकुलेशन का तरीका होता है। आप चाहो तो कॉमर्स फील्ड में उसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से की जाती है, साइंस फील्ड में अलग तरीके से की जा सकती है, और जैसे आर्ट्स फील्ड में है तो उसमें स्टैटिस्टिक्स आती है, उसकी अलग तरह की कैलकुलेशन होती है। तो हर किसी फील्ड में एक अपना एक कैलकुलेशन का नज़रिया होता है और उसका अप्लीकेबिलिटी अलग अलग जगहों पर होता है। लेकिन अभी जो अपन ने मोल सीखा है एक्चुअली बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री है। ये केमिस्ट्री की एक जनरल गणित है भाई, और कुछ नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा काम में कहाँ आती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, बेसिकली वो रिएक्टेंट मोल में रिएक्शन करते हैं। वो केमिकल रिएक्शन के अंदर जब पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिएक्शन होती है वो मोल से होती है, वो एक दूसरे के साथ मोल से रिएक्शन करते हैं। अब अजीब सी बात ये लगी कि यार मोल से करते हैं, मास से क्यों नहीं करते हैं। तो इस पे अलग अलग 3 लॉज देखे अपन लोगों ने। अलग डिफरेंट लॉज ये बता रहे थे कि जब भी केमिकल रिएक्टेंट रिएक्ट करता है तो मोल से रिएक्शन करता है, ना कि मास से। तो ये अपन ने सीखा भी था। हाँ, अब चर्चा ये करते हैं कि मोल से रिएक्शन करने का मतलब क्या है। देखो, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, मैं कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन की तरफ घुस रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन में जो क्वेश्चन बना करते हैं, अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यदि ये रिएक्टेंट इतना लिया जाए और ये रिएक्टेंट इतना लिया जाए तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। यदि प्रोडक्ट इतना बनाना है, यदि उत्पाद इतना बनाना है तो क्रियाकारक कितना चाहिए। इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन बनते हैं और ये सबसे बच्चों को कन्फ्यूज और परेशान करने वाली चीज़ है। तो इस कन्फ्यूजन को, इस परेशानी को ज़्यादा देर तक नहीं चलने देंगे, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे और बहुत अच्छे से अपन लोग सीखेंगे। तो अब मैं बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे H2 है, ये रिएक्शन ज़िंदगी में हर बच्चे ने देखी है, चाहे साइंस ली हो चाहे नहीं ली हो। हालांकि साइंस वाला तो ढंग से देखता है। 2H2 + O2 से 2H2। अब जो H2 लिया है, मुझे इतना H2 का कंबस्शन, इसको कंबस्शन रिएक्शन बोलते हैं। मुझे जैसे 20 ग्राम H2 को इससे रिएक्शन करवाना O2 से, तो मेरे को O2 कितना चाहिए। मुद्दे की बात समझे, क्या इसके 20 ग्राम के लिए इसका 20 ग्राम में चाहिए क्या, या इसके 20 ग्राम के लिए इसका 10 ग्राम चाहिए, या इसके 20 ग्राम के लिए इसका 40 ग्राम चाहिए। मुद्दा ये है कि भाई साहब रिएक्टेंट कितना चाहिए। सर क्यों, क्या ज़रूरत है, क्या ही टेंशन है, क्यों कर रहे हैं भाई साहब। जब आप H2 प्रोड्यूस करोगे तो आपने 20 ग्राम, आपके पास H2 अवेलेबल है, तो O2 कितना चाहिए एक बहुत ज़रूरी मुद्दा नहीं है क्या। O2 कितना चाहिए ये एक ज़रूरी मुद्दा नहीं है क्या, क्योंकि आप H2 खरीद के लेके आ गए, उस H2 को कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए O2 कितना चाहिए यदि ये पता नहीं है तो कोई एक जना बच नहीं जाएगा क्या। बाई चांस आप O2 कम लेके आ गए जितनी चाहिए थी एग्जैक्ट, तो इससे H2 बच नहीं जाएगी क्या। और आप बाई चांस O2 जो है वो ज़रा खरीद के लेके आ गए तो O2 नहीं बच गई क्या। तो इस तरह से तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन बच जाएगा, कौन खत्म हो जाएगा। जो बचेगा, जो खत्म होगा, तो उस जो बच गया वो कितना बचेगा मेजर किया, लेकिन उस बच्चे को पूरा रिएक्ट करवाना है तो पहला वाला जो खत्म हुआ तो और लेके आना पड़ेगा। अब साला ये पता नहीं कितना लेके आना पड़ेगा। बात में ये घूम घाम के कहाँ आ रही है। ये रिएक्शन कभी करवानी है, कोई रासायनिक अभिक्रिया जब भी करवानी है तो उसमें जो रिएक्टेंट है, जो क्रिया कारक है, वो अपने को पता तो होना चाहिए कि इतने के लिए इतना चाहिए। एक बात सोचो, जैसे हलवा वगैरह घर पे बनाते हैं, उसमें चीनी ज़्यादा पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। गाजर का हलवा कोई बनाओ, चीनी थोड़ी, कोई भी एक कंपोनेंट ज़्यादा गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
वो अलग से सेपरेट पड़ा नहीं रहता, वो घुल जाता है। ये फिजिकल मिक्सिंग होती है। तो फिजिकल मिक्सिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन केमिकल मिक्सिंग में जितना मतलब अमाउंट पहले के लिए जितना दूसरा रिएक्टेंट लेना पड़ता है उतना ही लेना पड़ेगा। उसे ज़्यादा लिया तो बच जाएगा, चुपचाप पड़ा रहेगा। उससे दिक्कत ये एक जना वेस्टेज रहेगा ना अपना। तो और दूसरा अपने को अंदाजा ही नहीं है कि यार प्रोडक्ट कितना बनाना है तो कितना कितना रिएक्टेंट लेना है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज इंडस्ट्री में। आप देखो कि जब बोला जाता है कि यार ऑक्सीजन इतनी चाहिए, तो ऑक्सीजन जिस चीज़ से बनाई जाती है, जिससे भी रिएक्शन बनाई जाती है, तो उसका रॉ मटेरियल पता तो ना होता है ना कि इतना इसका रॉ मटेरियल चाहिए तो इतना लीटर ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो एक बात सोचो कि मुझे 10,000 लीटर O2 प्रोड्यूस करनी है, प्रोडक्शन करना है। जब 10,000 O2 प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए जो मेरे को रॉ मटेरियल जो रिएक्टेंट है, मेरे को आइडिया तो होना चाहिए कितना खरीदना है। बात समझ में? मुझे यदि ये पानी कितना बनाना है, यदि ये मेरे को बोल देगा यार 20,000 kg बनाना है, तो मैं बोलूँगा इसके लिए H2 और O2 कितना कितना चाहिए, आइडिया तो होना चाहिए ना यार। इस प्रोडक्शन के लिए आपको पता ही नहीं है कितना रिएक्टेंट चाहिए, तो सब कुछ बर्बाद है, धरा धरा रह गया। तो एक्चुअली रिएक्शंस जो आप कर रहे हैं, अपन जो सिस्टम सीख रहे हैं, उसमें ये बात मुख्य है कि ये बात मेन है कि ये हमें सिखाएगा कि रिएक्टेंट कितना चाहिए कितने प्रोडक्ट के लिए, या यदि ये रिएक्टेंट है तो दूसरा रिएक्टेंट कितना होना चाहिए रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। यदि ये रिएक्टेंट इतना ले लिया, दूसरा रिएक्टेंट इतना ले लिया, तो जो पहला रिएक्टेंट यदि ज़्यादा रह गया तो कितना बचेगा और उसकी हेल्प से कितना प्रोडक्ट बनेगा। ये सारी बातें इसके अंदर डिस्कस होने वाली है। ये एक तरह से केमिस्ट्री नहीं यार, ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ी दिक्कत थी वो सॉल्व होने जा रही है कि यार कितने प्रोडक्शन के लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए, कितने उत्पादन के लिए कितना क्रियाकारक चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दिमाग में एकदम शांत दिमाग से सोच लो कि सब सीखने क्या जा रहे हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं, क्रियाकारक जो क्रिया करते हैं, उत्पाद जो बनता है, वो कितना कितना रिएक्ट करेगा, कितना कितना बनेगा प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कितना कितना रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट कितना कितना बनेगा। मुद्दा ये है। पहली बात ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में काम में आती है। दूसरी ये बात कि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। यदि मोल से कोई क्वेश्चन देना हो तो देखो, एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया था पहले भी, इससे पहले लेक्चर में, कि रिएक्शन हमेशा मोल के रेशियो में होती है, मोल के अंदर होती है रिएक्शन, मास में नहीं होती। रिएक्शन किस में होती है? मोल से होती है। मतलब इसके मोल के साथ रिएक्शन करता है, ना कि मास से। क्योंकि मास की कैलकुलेशन डेली लाइफ में चलती है, यहाँ पर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री कैलकुलेशन चलेगी। तो यहाँ वाली कैलकुलेशन क्या बोलती है कि रिएक्शन मोल में करवाना भाई साहब, रिएक्शन मास में नहीं करवाना। क्योंकि मास से सेटिंग सही बैठती नहीं है, जितना चाहिए पता नहीं चलता, जितना खत्म हो रहा है पता नहीं चलता, जितना बनता है पता नहीं चलता। तो तरीका क्या निकला? मोल से कीजिए ना काम, क्या दिक्कत है। तो अपन ने किससे स्टार्ट किया? मोल से काम करना स्टार्ट किया, मोल से सोचना स्टार्ट किया। यार मोल किस तरह से डिसाइड करें कि कौन कितना चाहिए, वो आज अपन सीखेंगे। आगे बात समझ में? अभी तक तो ये बात समझ आई भाई साहब, भेजे में गई कि सीखना क्या है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी चर्चा है कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, क्यों सीखने जा रहे हैं। हाँ, अब ये पता चल गया कि साहब हम रिएक्शन में ये चीज़ सीखने जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो अपनी मेन जो हेडिंग है वो है रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, अभिक्रिया पर आधारित प्रश्न, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, अभिक्रिया पर आधारित प्रश्न। अब सुनना, जब भी तुम्हें ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि रिएक्शन, जब भी रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, जब भी क्रियाकारक अभिक्रिया करते हैं, तो उसमें जो क्रियाकारक मोल से रिएक्शन करता है, मास से नहीं करता। फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें मास या द्रव्यमान दे रखा है, उसको मोल में कन्वर्ट करो। केमिस्ट्री कैलकुलेशन मोल से ही शुरू होती है और मोल पे ही खत्म होती है। मास से पता नहीं चलता यार, ये कोई फिजिकल मिक्सिंग नहीं, कोई भौतिक मिश्रण नहीं बना रहे तुम कि इतने चाय में इतनी दूध डाल दो, इतना चीनी डाल दो, ज़्यादा रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी होता तुम चाय बना रहे हो, चाय में चीनी ज़्यादा रह गया तो चीनी नीचे पड़ी रह जाए, नहीं, वो घुल जाएगी, ज़्यादा मीठी बन जाएगी। कम रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कम घुली हुई रहेगी। तो ऐसे थोड़ी, चीनी ऐसे थोड़ी करती है कि जितनी घुलनी है इतनी घोलेगा तो मैं घुलूंगा नहीं, इतनी घोली तो नीचे जाके बैठ जाऊँगी, नाराज हो जाऊँगी। ऐसे थोड़ी होता है, ये तो फिजिकल मिक्सिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, घुल जाएगी जितना घोलोगे। ठीक है, एक औकात तक तो जितना घोलोगे उतना घुल जाएगा, एक हद तक जितना घुल सकता हो तो घुल जाएगा, उसके बाद दिक्कत आएगी। लेकिन केमिकल में एक 0.001 मिलीग्राम भी आपने ज़्यादा रख दिया तो नहीं जाएगा, जिसको जितना चाहिए ना उतना ही लेके जाएगा। ये खास बात है, बचा और रख देगा, ऐसा नहीं थोड़ा और ले लो, थोड़ा और है
थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, यहाँ कोई थोड़ा और नहीं चलेगा, जितना चाहिए उतना ही लेंगे भाई। चलो, तो जब भी तुम्हें रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं तो इसमें सबसे पहली कुछ खास बातें जो तुम्हें सीखनी जरूरी है, जिसमें सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये इस पे सब हेडिंग के फॉर्म में आ रही है ना। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, ये क्या होता है? रस समीकरणमिति गुणांक। रस समीकरणमिति गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी क्या होता है सुनना। सिंपल सी चीज़ है पर बहुत बार काम में आएगी। सिंपल सी चीज़ है लेकिन बहुत बार परेशान करेगी, इसलिए अपन प्यार सीखते हैं। स्टोइकियोमेट्री रस समीकरणमिति गुणांक होता क्या है? किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, किसी भी संतुलित अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट होता है, जो क्रियाकारक उत्पाद का जो गुणज होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रस समीकरणमिति गुणांक। एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में वापस बोल देता हूँ। क्या? द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। किसी संतुलित अभिक्रिया में क्रियाकारक उत्पाद का जो गुणांक है, उस गुणांक को अपन क्या बोलते हैं? रस समीकरणमिति गुणांक बोलते हैं। सिंपल सी बात है। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ reactant and product in a balanced chemical reaction। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कोएफिशिएंट है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा चीज़। जैसे N2 प्लस 3H2 से 2NH3, N2 प्लस 3H2 से 2NH3। आपको यदि कोई पूछा जाए इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, तो पहले ये पूछा जाए किसका, ये जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, H2 का और NH3 का। तो यदि कोई पूछेगा N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, N2 का स्टोइकियोमेट्री पूछेगा, H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, और पूछेगा NH3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। तो सिंपल सा है, N2 के मल्टीपल में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। H2 के मल्टीपल में इंटीजर मल्टीपल में क्या? 3, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 हो गया। NH3 का मल्टीपल में कितना है? 2, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया? 2। तो ये इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया। अब सर ये क्यों सिखाया जा रहा है? ये क्यों सिखाया जा रहा है? तो एप्लीकेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री, इसी के अंडर की हेडिंग है, एप्लीकेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये क्यों सीख रहे हैं सर हम? इसके दो मेन मुद्दे हैं। पहला मेन मुद्दा क्या है कि दुनिया में जो भी रिएक्शन होती है ना, उसमें रिएक्टेंट कितना कंज्यूम होगा, क्रियाकारक कितना अभिक्रिया करेगा, समाप्त होगा, और उत्पाद कितना बनेगा, प्रोडक्शन कितना होगा प्रोडक्ट का, इस बात का निर्धारण हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही करता है। कितना कितना रिएक्शन करेगा, कितना कितना बनेगा, कितना कितना अभिक्रिया करेगा, कितना कितना बनेगा, इस बात का निर्धारण का जो अधिकार है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को है। पहली बात, ये डिसाइड करता है प्रोडक्ट को, ये रिएक्टेंट के रिएक्ट अमाउंट को। ठीक है, ये एक चीज़ डिसाइड करता है। चलो दूसरी का बात है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, खुद से लिख सकते हो। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिसाइड द कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्म्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। रस समीकरणमिति गुणांक की क्रियाकारक की समाप्त मात्रा और उत्पाद की निर्मित मात्रा को बताता है। अगला सेकंड पॉइंट, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो रिएक्शन उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, जो क्रियाकारक अभिक्रिया करते हैं आपस में, वो मोल के रेशियो में करते हैं। जो मोल का रेशियो होता है ना, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ही होता है। तो रिएक्टेंट जब भी रिएक्शन करेगा, क्रियाकारक जब भी अभिक्रिया करेगा, तो जो मोल से अभिक्रिया करता है, हमेशा किससे करता है? मोल से, बाई मोल।
मोल के द्वारा अभिक्रिया करता है, और जो मोल के द्वारा अभिक्रिया करता है उसमें ये तो पता चल गया कि रिएक्टेंट को हमेशा मोल में लेना है, लेकिन मोल में भी वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में करता है, रस समीकरणमिति गुणांक के अनुपात में करता है, ये ध्यान रखना। तो फॉर एग्जाम्पल ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी जब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा इसका। तो ये मतलब किस रेशियो में करता है ये समझ में आएगी, मोल के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में करता है। फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को मैं रिपीट करता हूँ, इससे और अच्छे से क्लियर होगी अपने को बात। इसी बात को रिपीट करता हूँ, N2 + 3H2 से 2NH3। बड़ा गजब पॉइंट है, ये पॉइंट लेके जाना साथ में मज़ा आ जाएगा। ये पॉइंट दिमाग में सेट कर लियो, फिट कर लियो, बहुत काम का पॉइंट है ये। कम से कम 1000 बार काम में आएगा। तुम 11th और 12th कंप्लीट करोगे तब तक कम से कम 1000 बार काम में आएगा। जब से तुम 11th में आए और 12th करोगे ना फिजिकल, कम से कम 1000 बार तुम जो पेपर दोगे, जो कुछ भी करोगे, तो भाई 1000 बार परेशान होगे, इससे अच्छा एक बार परेशान हो लो ना यार। मैं तो बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, या तो 1000 बार परेशान हो या फिर एक बार परेशान हो लो। 1000 बार परेशान होना बड़ा अजीब सा लगता है, तो एक बार परेशान हो लो ना, क्या दिक्कत है यार। एक बार परेशान हो, ढंग से परेशान हो लो, सीख लो, क्या दिक्कत है। बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बार बार परेशान होगे और गालियाँ निकालोगे कि यार उस टीचर ने कराया नहीं था इसलिए दिक्कत आ रही है, नहीं तो हम तो बहुत अच्छा कर सकते थे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसको सीखेंगे या बहुत अच्छे से सीखेंगे और आगे काम मिलेंगे, ठीक है, और 1000 बार काम मिलेंगे, ठीक है भाई। ये बोलता है कि इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है 1, इसका क्या है 3, इसका क्या है 2। रिएक्टेंट जो रिएक्शन कर रहा है वो स्टोइकियोमेट्री के रेशियो में करता है, लेकिन ये रेशियो मोल से निकाला जाता है। तो ये 1 मोल, ये 3 मोल, ये 2 मोल हो गया। तो इसमें मुद्दा क्या बनेगा कि इसका 1 मोल जो है इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करता है और इसका 2 मोल बनाता है। 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्शन करके 2 मोल को बनाता है। तो रेशियो ये मेंटेन रहना चाहिए, मोल का ही ध्यान रखना। तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता था ना, लाइन लिख सकते हो, स्टेटमेंट 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2 एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ NH3। जब 1 मोल N2 का 3 मोल H2 के साथ अभिक्रिया करता है तो 2 मोल अमोनिया बनती है, NH3 बनती है। इसको दिमाग में सेट कर सकते हैं। अब यही रेशियो मेंटेन रहे, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ यार, 2 मोल N2 रिएक्ट विद 6 मोल H2 एंड फॉर्म 4 मोल ऑफ NH3। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 9 मोल ऑफ H2 एंड फॉर्म 6 मोल ऑफ NH3। तो इस तरह से अपन हर किसी में अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइनल जो रेशियो है और मेंटेन रहेगा। अब बात है कैलकुलेशन की, एप्लीकेशन का लास्ट 3rd पॉइंट है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं सिखाता हूँ। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, क्या फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है कि यार ये तो हमें पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा, वो बोलेगा कि इसका 2.5 मोल बनाना है तो इसका कितना मोल चाहिए, इसका कितना मोल चाहिए। इसका 1.5 मोल लिया तो इसका कितना चाहिए और इसका कितना बनेगा। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए तो ये फील होनी चाहिए। इस फील के बाद ये कैलकुलेशन समझ में आएगी, इस फील के बाद ही ये कैलकुलेशन समझ में आएगी, नहीं तो ये कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी रे, नहीं आएगी और नहीं आएगी। तो ये कैलकुलेशन कैसे करनी है मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना, मज़ा आएगा सीखोगे तो, ठीक है। चलो तो देखो, मैंने कोई एक जनरल रिएक्शन ली, मैं इस कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जैसे AA + BB से प्रोडक्ट बना CC एंड DD। इसमें मैंने जब लिखा तो ये जो स्मॉल ABCD है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये रस समीकरणमिति गुणांक है, और कैपिटल ABCD जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो मैंने लिखा है इसके अंदर। तो यहाँ से ही पता चलता है कि जो रिएक्शन होगी ये A मोल ये B मोल के साथ जाएगा तो ये C मोल बनाएगा, ये D मोल बनाएगा। ये बात समझो, यही तो लिखा है मैंने भाई, यही तो लिखा है, ये सेम ही तो बात लिखी है, ये तो बात लिखी है मैंने, ये बात समझ में आई। लेकिन मैंने बोला कि A B के साथ जाता C बनता D बनता, लेकिन मैंने A लिए ही नहीं, बनता N1 लिए। इसका N1 मोल लेता हूँ, ये N2 के साथ रिएक्शन करता है तो इसका N3 बनता है, इसका N4 बनता है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं तो। लेकिन मज़े की बात पता है कि आप चेक कर लो, ये 1:3 था ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, रस समीकरणमिति गुणांक का रेशियो क्या था 1:3 था ना। आगे भी देख लो 1:3 मेंटेन है, आगे भी देख लो भाई 1:3 मेंटेन है। यहाँ पर देख लो 3:2, आगे भी देख लो 3:2 3:2 3:2। वो रेशियो जो था वो मेंटेन रहता है। जिस किसी के बीच में आप चर्चा करना चाहते हो, इन दोनों के बीच में चर्चा कर, 1:2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है, चाहो तो देख लो 1:2
1:2, 1:2 का रेशियो जो मेंटेन रहेगा, इसलिए रेशियो जो है, जो अनुपात जो है वो निश्चित रहता है, चाहे मोल कुछ भी ले लो वो नहीं बदलने वाले। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, ये बड़ी जोरदार बात है, साथ लेके जाना मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि N1 और N2 जो मोल होंगे, पक्की बात है A:B के रेशियो में नहीं होंगे क्या, N1 N2 जो मोल होंगे, गारंटी इस बात की A/B नहीं होंगे क्या, देख लो बोले इसका रेशियो 1:3, 1:3, 1 कभी भी रिएक्शन करेगा इसी, चाहे N1 N2 3 हो, चाहे N1 डैश N2 डैश कुछ भी हो भाई, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब जैसे A और B, वैसे A और C, रे D की चर्चा कर सकता हूँ, तो A और C की चर्चा करता हूँ, तो N1/N3 जो होगा वो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A/C के इक्वल होगा, A/C के इक्वल होगा। वैसे कि वैसे A और D की चर्चा कर सकता हूँ, N1/N4 जो होगा वो A/D नहीं होगा क्या। सिमिलरली यदि मैं A का सबके साथ रिलेशन देख लिया ना, वैसे B का देख लेता हूँ, N2/B का पहले C के साथ देखता हूँ, क्योंकि B का A के साथ देख चुका हूँ। N2/N3 क्या आ जाएगा, N2/N3 B/C आ जाएगा। और क्या बोल सकता हूँ, B और D का देख लूँ, N2/N4 क्या आ जाएगा, B/D नहीं आ जाएगा क्या। एक और लास्ट बचा है C का, क्योंकि B का इन दोनों के साथ देख सकता हूँ, एक के साथ देख लिया, अब C का D के साथ ही बचेगा, और सबके साथ हो चुका है। तो N3/N4 इक्वल्स टू C/D। ये जो इक्वेशन बनी है ना तुम्हारे सामने, ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन तुम आराम से कभी भी बना सकते हो, और ये सारे के सारे आंसर तुम्हारे सामने खोल के रख देगा। कोई टेंशन, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं आएगी। बस ये फंडा जो कंसेप्ट है याद रख लेना कि जो मोल्स ले रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका मोल का जो रेशियो आएगा, वो मोल का रेशियो जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो मैच करना चाहिए। वो जो मोल का अनुपात है वो रस समीकरण में गुणांक के अनुपात में मैच करना चाहिए, तो सही है, नहीं तो गड़बड़ है। बात समझ में आई क्या। तो ये पूरा बोर्ड जो अपन ने भरा है, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका मोल दे दिया, इसका पूछ लिया, और आपको ये पता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N1 बता N2 आ जाएगा, N1 बता N3 आ जाएगा, N1 बता N4 आ जाएगा। क्या दिक्कत है यार, मतलब किसी एक का मोल तो बता दो। नवीन जोशी सर ने इतना अच्छे सिखा दिया, हम सबके मोल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई टेंशन नहीं है। मैं आ रही बात समझ में, हैं जी, आई बात समझ में, हैं जी, तो हाँ लिखो, हाँ लिखो, कमेंट में जाके लिखो, हाँ सर मज़ा आया, सीखा हमने। हम परेशान थे क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं। एक बच्चे का कमेंट था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मॉड्यूल में, मॉड्यूल जो चल रहा था उसमें लेक्चर एक था, अब जाके देखना, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सिखाया हुआ है, उसकी कैलकुलेशन आती है, बड़ी गंदी कैलकुलेशन होती है। एक बच्चा पता नहीं कब से परेशान था, उसने उस वीडियो को देखा, और देखते पता है क्या लिखा उसने, कि सर मैं इस कैलकुलेशन को लेके बहुत परेशान था, मेरे कभी होमवर्क नहीं हुआ, आज पहली बार आपका वीडियो देखा, होमवर्क करके जा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मेरे को। ठीक है, तो तुम भी प्रयास करो, क्या पता तुम्हें मज़ा आ जाए। ठीक है, तो ये सिंपल सा, इस पर एक दो एग्जाम्पल कर लेते, थोड़ा अपने को जी को शांति मिलेगी, कैसे अप्लाई होता है, कैसे लगता है ये तरीका, तो थोड़ी जी को तसल्ली दे ही देते हैं एक दो मैरिकल करके। मैं कोशिश ये करता हूँ कि बोर्ड का मैक्सिमम हिस्सा ऑक्यूपाई करूँ, तो मैं वहाँ एक क्वेश्चन करवाना चाहूँगा, ताकि एक ही स्लाइड में सब कुछ हो जाए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी स्लाइड में सब कुछ टिका देते हैं, क्या दिक्कत है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, N2 + 3H2 से 2NH3। ठीक है भाई, इसके चाहिए 1.6 मोल, इसके कितने चाहिए, 1.6 मोल चाहिए। इसका N1 मोल खत्म होता है, इसका N2, तो N1 N2 क्या होएगा बताना है, N1 N2 क्या होएगा बताना है। इसको मैं ट्राई करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, एक मैं ट्राई कर लेता हूँ, एक आपको कमेंट के लिए दे देता हूँ, क्या दिक्कत है। चलो, तो सिंपल सी बात है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो लिखो 1:3:2, N1/N2, लेकिन N1 N2 दोनों ही वेरिएबल, इन दोनों की इक्वेशन बनाऊँ, एक बार इसके साथ बना लेता हूँ, एक बार इसके साथ बना लेता हूँ। तो N1/1.6 इक्वल्स टू, मतलब मोल लिखे इन दोनों के, ये मोल और ये मोल लिखे, मोल के बाद स्टोइकियोमेट्री 1/2 होना चाहिए, N1/N3 और 1/2, तो ये कितना आ जाएगा N1, यहाँ से 0.8 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये इन दोनों का रेशियो देख लो, चाहो तो अब इन दोनों कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो N1 अपॉन N2, N1 0.8 है, N2 मेरे को निकालना है, रेशियो क्या है 1/3 है, तो इससे N2 कितना आ जाएगा 2.4 मोल। देख लो आ गया आंसर, आया कि नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग ट्राई करना, इतनी सी जगह मैं कर रहा हूँ, जगह ऑक्यूपाई करता हूँ सारी की सारी, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, करना ट्राई बेटा, बड़ा प्यारा एग्जांपल है, सिंपल सा है, मज़ा आएगा करने में। a + 2b + 3c gives 4d + 5e + a b c d e f आ जाए 6f + 7g। हम 7g तक पहुंच चुके हैं भाई। 7g के आपको बनाना है 14 मोल, तो इसके कितने इसके कितने इसके कितने बनेंगे, इसके कितने इसके कितने इसके कितने चाहिए। ये लो भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 आंसर आएंगे इसमें, तो ट्राई करना, मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर और क्वेश्चन करने और प्रैक्टिस करनी है, लेकिन थोड़ा वेट करना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उस पर थोड़ा सा वैरायटी चेंज करें क्वेश्चन का, ठीक है डियर। तो प्लीज़ आप अच्छे से क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, दिक्कत आए पूछें, और शेयरिंग ही केयरिंग है, शेयर कीजिए, चैनल की यही केयर है। थैंक यू सो मच।